सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष पॉलिटिकल साइंस की अगली कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विविधता एवं भेदभाव। हमारा पहला चैप्टर था विविधता की समझ, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली कक्षा में। ठीक है, तो आज हम विविधता एवं भेदभाव का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि हमारा मोटो है डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम टू द पॉइंट्स चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली सीटेट के जो पेपर सेकंड होता है SST, उसमें बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये NCERT बेस्ड है। तो टू द पॉइंट चीज़ों को हम ले चलेंगे और बाकी जहाँ पर भी GK आती है, ठीक है, आपको पता है NCERT सबका बेस रहता है, तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं, चाहे आज बने चाहे कल बने। ठीक है, तो आपका अगर बेस में मजबूत हो जाता है तो आगे आपको बहुत लाभदायक होगा ये। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पर आपके पास दो तथ्य हैं, एक पूर्वाग्रह और एक रूढ़िबद्ध धारणा। इन दोनों में अंतर देखेंगे हम। सबसे पहले हम पूर्वाग्रह को देख लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह है। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो क्या है, वो पूर्वाग्रह है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। मेन पॉइंट, ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे लोगों को आलसी मानना या चालाक मानना, ठीक है, या फिर कंजूस मानना। ठीक है, ये सभी क्या हैं, पूर्वाग्रह हैं। अब देखिए रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है। ये देखिए बेसिक अंतर है, पता होना चाहिए आप लोगों को। रूढ़िबद्ध धारणा, जब हम सभी लोगों को, यहाँ पर मेन बात आई है सभी, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, है ना। मतलब सभी को ही आप एक तराजू में बैठा करके तौल देते हैं, है ना। अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूँ, सभी को ही एक छवि में बांध दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दिया हुआ देखिए, कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा हो गई हमारी, सभी को हम एक जैसा देख रहे हैं, है ना। समूह के कुछ लोग गलत काम करते हैं, हम पूरे समूह को ही गलत ठहरा देते हैं, है ना। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं और वो दूसरों से अलग है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका रूढ़िबद्ध धारणा में और पूर्वाग्रह में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते जुलते शब्द हैं लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए इसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए टू द पॉइंट चलने का प्रयास पूरा किया गया है। ठीक है, चलिए, यहाँ दलित शब्द का अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो आपको पता होना चाहिए। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि ये अछूत है, तो दलित लोग जो हैं वो अपने आप को अछूत कराना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये है, दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया है। ठीक है, दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुचित जाति के वर्ग में रखती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए, अब दलितों की बात हो रही है, तो जो दलितों के लिए कार्य किया है सबसे ज़्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, इन्होंने इनकी वकालत की है और करनी भी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जिनके बारे में इतनी गलत धारणाएं प्रचलित हैं, जो आपके दलित लोग हैं कि भाई उनको छू लेंगे, है ना, तो हमें पाप लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका खंडन करते हुए भीमराव अंबेडकर जी आगे आए। ठीक है, और उन्होंने अपनी बात को सामने रखा। इनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको आगे इसी में ही कराई जाएगी वो स्टोरी भी।
ठीक है, थोड़ी छोटी सी है लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो, है ना। चलिए आगे देखते हैं B.R. अम्बेडकर जी के बारे में। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं थी, मैंने डेट भी लिख दी है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म अगर मैं बात करूँ तो 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए 1891। NCERT बेस्ड है, देखिए कहीं से भी प्रश्न बन सकता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेट के साथ याद करिएगा इसको, 14 अप्रैल 1891। क्लियर है, आगे चलेंगे। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, इसलिए इस चीज़ को मैंने उठाया है। किसको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? अम्बेडकर जी को। क्लियर है। और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इनको जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे कि मैंने ये पीछे बताया आपका। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। क्वेश्चन बन जाएगा आपका, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म कौन सी जाति में हुआ था? महार जाति में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, जो कि अछूत मानी जाती थी, है ना। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। क्लियर। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। इंपॉर्टेंट। क्लियर है। इससे पहले कोई भी उनकी जाति से वकील नहीं बना, नहीं उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई वगैरह की। क्लियर। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ, है ना। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। पहले आपको पता है मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था दलितों को, मतलब मंदिर में दलित जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंदिर गंदा हो जाएगा क्या? नहीं ना। फिर ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अभी भी सोच के हैरान होता हूँ कि ऐसे कैसे उस समय में कैसे होता था, है ना। लेकिन आज इतने लेवल पे आ गए हम लोग कि मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी मानसिकता किसी व्यक्ति की होगी आज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि B.R. अम्बेडकर ने कौन से धर्म को अपनाया था। जीवन में आगे चलकर जब धर्म परिवर्तन किया तो उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की, है ना। सबकी इज्जत होनी चाहिए, सिर्फ उनकी इज्जत नहीं होनी चाहिए जो उच्च वर्ग के हैं, है ना। सबकी इज्जत होनी चाहिए, जो निम्न वर्ग के हैं उनकी भी इज्जत होनी चाहिए और सबको समान निगाह से देखना चाहिए। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी आगे और बताऊंगा मैं आपको, है ना। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है और ये अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। ये अनुभव उनको कब हुआ था? 1901 में। कौन सा अनुभव? जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव, ठीक है। इसके बारे में उनको पता चला भाई इस तरह की भी कोई चीज़ है हमारे समाज में, है ना। तो बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ उनके हृदय पर उस घटना का। वो उस घटना का जिक्र मैं अभी आगे करूँगा, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान के सभा के जो हमारे संविधान निर्माता के, है ना, संविधान निर्माण में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, उनके जीवन के बारे में कुछ अंश तो जो कि हमें पता होना चाहिए, ज़रूर पता होना चाहिए, है ना। तो अभी आगे चर्चा करेंगे उस चीज़ की। तो यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या अनुभव हुए उन्हें। वह महाराष्ट्र में, देखिए, वह महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अपने भाइयों के साथ कहाँ गए? कोरेगांव गए थे पिताजी से मिलने, ठीक है। पिताजी से मिलने गए थे वो। फिर आगे क्या हुआ? ये उसी घटना का जिक्र है जो किया जा रहा है ना। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया। अम्बेडकर जी खुद बोल रहे हैं, ये उन्हीं की लिखी गई रचना में से उद्धृत है ये, ठीक है, ये अंश। तो अम्बेडकर जी कह रहे हैं बड़ी देर तक हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा, क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि
हमें कोरेगांव जाना था। कौन बता रहा है? ये बी आर अम्बेडकर जी बता रहे हैं। और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। ये बी आर अम्बेडकर जी किससे बता रहे हैं? स्टेशन मास्टर से बता रहे हैं, है ना। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं, है ना। बी आर अम्बेडकर जी बता रहे हैं ये चीज़, है ना। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। देखिए जाति व्यवस्था की बता रही है। और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। कटाक्ष कटाक्ष देखिए कैसे कर रहे हैं ये, है ना। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, है ना। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। ठीक है, ये बात मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको। उनको एकदम से धक्का लगा। किसको? स्टेशन मास्टर को। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी, है ना। मतलब कि अब घृणा की भावना आ गई उनमें। जैसे पता चल गया वो मार जाति की हैं भाई, है ना, निचली जाति की है। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। देख रहे हैं भेदभाव बी आर अम्बेडकर जी के साथ, स्वयं सत्य घटना पर आधारित। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आए हुए हैं अपने पिताजी से मिलने, और इस पर कितना परेशान हो रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। ऐसी स्थिति और जातिगत भेदभाव, बच्चे के साथ भी, बच्चों को भी नहीं छोड़ते ये लोग, बड़े तो बड़े, बच्चे के साथ भी जातिगत भेदभाव उस समय में कैसा, है ना, कैसा फील होगा किसी को। बहुत ही बेकार चीज़ थी उस समय। इसी को लेकर के एक आर्टिकल भी है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, जो इसका उन्मूलन करता है, इसको हटाता है, कि पाबंदी लगाता है इस चीज़ पर, है ना। चलिए, तो कह रहे हैं हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। अब स्टेशन मास्टर आके पूछ रहा है, भाई आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो आप लोग, है ना। आधे घंटे के बाद हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। क्या है? महार। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। देख रहे हैं कितना घिनौना अपराध था उस समय, ये क्या बताएं, है ना। लेकिन मान्यता घिनौना अपराध की बाद में जाकर के मिली। हम दुगना किराया देने को तैयार थे। अम्बेडकर जी बोल रहे हैं हम दुगने पैसे देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो यह बी आर अम्बेडकर जी की पुस्तक से स्वयं देखिए, बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीसीज खंड 12, संपादन इन्होंने किया है बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ये पूरा एक्चुअल डाटा है। तो बी आर अम्बेडकर जी के साथ ये घटना स्वयं घटी है। तो बहुत ही घृत्य अपराध है आज के समय में भी। ठीक है, इसी को लेकर के अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 का प्रावधान किया गया है। इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपका यहाँ से तैयार हो जाए। आर्टिकल 7 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव, ये ख़त्म होता है। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।